हेलो दोस्त। लोगों में कमेंट बहुत तेज़ से था। आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी का दोनों एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। तो ग्रुप डी के लिए तो अभी कोई नोटिस नहीं आया है क्या हो गया है कमेटी के बारे में, लेकिन आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट या सेम रिजल्ट के लिए पोस्टपोन्ड जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कमेटी बन गया है, गठन हो गया है। विद्यार्थी अपना सवाल 16 फरवरी तक दे सकते हैं, यानी 15 से 19 फरवरी वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। यानी कब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो सकता मैं बता दूं यहाँ पे, तो 4 मार्च तक नहीं हो सकता। और इस वीडियो में 2 पार्ट और कहेंगे कि अगर रिवाइज रिजल्ट हुआ या सेम रिजल्ट हुआ तो क्या क्या 5 कारण बनेंगे और कैसे होगा सीबीटी 2, उसके बारे में रूपरेखा की बात करेंगे। हालांकि डिसीजन किसको लेना है, अब कमेटी को लेना है। अब हमारी और आपकी कोई बातें नहीं सुनी जाएगी, आपको सुनी वही जाएगी जो अपनी आपको जो सवाल है, आपका ऑब्जेक्शन है, जो प्रॉब्लम है, वो 16 फरवरी तक एक ईमेल आईडी दिया जा रहा है, उस ईमेल पे भेजेंगे। उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, कंपाइल किया जाएगा, यानी सारे सवालों को एक ग्रुप के एक जैसे सवाल को एक साथ रखा जाएगा और उसके बाद आरआरबी के साथ वो कमेटी डिस्कस करके उसकी आगे की कमेटी आएगी, जिसकी 4 मार्च या 3 मार्च डेट दी हुई है। यानी 4 मार्च का डेडलाइन हो गया, इससे पहले आपका कोई नहीं होगा। तो 4 मार्च तक ये कमेटी जब तक सेटअप होगा। ग्रुप डी के बारे में देखते हैं बाद में क्या होता है। अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट के बारे में आया है, सीबीटी 2 के रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। समझ गए इस बात को? तो चलिए एक बार पहले हमने YouTube पे अपने कुछ लोग कहे थे कि वीडियो का एक एक टॉपिक बता दीजिए कि क्या क्या किए हैं। तो देखिए यहाँ सारा चीज़ें वीडियो में हमने कर लिया था, लेकिन एक सॉल्यूशन भी हमने 3 सॉल्यूशन दिखाए थे, ये भी सॉल्यूशन था। उसके अलावा जो कटअप दिया था इन्होंने, कटअप के बारे में दिया था कि कटअप अगर पोस्ट वाइज है तो एग्ज़ाम लेवल वाइज कैसे होगा, उसके बारे में भी बात किया है। कोई सारी चीज़ें मैंने नहीं छोड़ा है इसमें। तो एक बार आप वीडियो चैनल पे जाके देख लेंगे तो हो सकता है कि आपकी आधी प्रॉब्लम तो पहले ही सॉल्व हो गई थी। लेकिन अब तो कमेटी गठन होगा, तो अब क्या क्या होगा, तो पहले कमेटी पे चलेंगे, पीआईबी पे, ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बिना ऑफिशियल का डाटा हम बात नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऑफिशियल में आ जाइए। रेलवे कॉन्स्टिट्यूशन हाई पावर कमेटी टू दी लुक दी कंसर्न ऑफ कैंडिडेट ओवर एनटीपीसी सीबीटी 1। यहाँ फिर भी ध्यान दें, आपको मैं बता दूं ग्रुप डी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है अभी। ग्रुप डी के लिए हो सकता है अलग से कुछ होगा, तो यहाँ पे अभी यही है। ग्रुप डी में अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बाद में बात करेंगे जैसे ही जो डिटेल आएगा। यहाँ पे एनटीपीसी में देखिए कैंडिडेट का क्या क्या कंसर्न है, वो अपनी कंसर्न सबमिट करेंगे ग्रीवांस के रूप में। कब तक? 16 फरवरी 2022 तक। ये पीआईबी 26 तारीख को 11:16 जारी हुआ है। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक बार मैं टाइम दिखाना चाहूँगा, 12:24 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको घड़ी क्लॉक दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे कमेटी क्या करेगा देखिएगा, पूरी डिटेल से सजिएगा। जो कैंडिडेट का डाउट राइज है उसको लुक करेगा, देखेगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 में जो आपकी सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन एनटीपीसी नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का है, रेलवे बोर्ड जो 14 से 15 फरवरी के बीच में जारी किया था। कुछ आरआरबी 14 को, कुछ 15 को और कुछ आरआरबी 18 को भी, गोरखपुर जैसे। तो इसमें क्या है कि गोइंग इशूड बाय कैंडिडेट इज गिव ए रिकमेंडेशन। क्या क्या रिकमेंडेशन देगा, तो इसमें 2 चीज़ें हैं हाईलाइटेड। पहला है रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी और मेथोलॉजी यूज फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज विदाउट अफेक्टिंग दी एग्जिस्टिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। यानी मैंने अभी सुबह ही वीडियो में बता दिया था, क्या बताया था, 99.999999% जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हो गए उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कटअप क्या होगा, अगर रिवाइज रिजल्ट भी होगी तो कटअप क्या होगा, कम होगा। यानी जो पास कैंडिडेट है वो रेलवे ने बोल दिया है अब फेल नहीं होंगे। पहली कंडीशन तो आप ऑफिशियल जान लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, क्योंकि ये कंसेप्ट है, जो पास है कैंडिडेट वो पास ही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीटी 2। देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीटी 2 कैसे करा गया, जबकि पिछली बार एग्जाम हुई थी तो 10+2 का अलग हुआ था, एनटीपीसी ही अलग हो गया था और ग्रेजुएट के लिए पूरी अलग हो गया था। तो यहाँ पे एक में कंबाइन करके थोड़ा सा कचड़ा लग रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये कौन करेगा, ये कमेटी करेगा। दोनों चीज़ें, पहला आपका सीबीटी 1 रिजल्ट आया है, उसमें मेथोलॉजी क्या हुआ है और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट किया गया है। जो आपकी सवाल क्या थी, एक स्टूडेंट
और 1 रिजल्ट। यही है मेथोलॉजी का जड़, बिल्कुल यही है जड़। यानी 7 लाख जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है, इसलिए वीडियो में मैंने अपने चैनल दिखा दिया था। 7 लाख कैंडिडेट के बदले 7 लाख रोल नंबर का मेथोलॉजी चेक होगा। ये सही है या गलत है? सही हुआ तो क्या होगा, गलत क्या होगा, वीडियो के दूसरे पार्ट में इसी में बात करेंगे। और दूसरा स्टेज में होगा कि CBT 2 को कैसे आपने कर दिया। जब आपने CBT 1 में जो मेथोलॉजी यूज किया है, वो मेथोलॉजी CBT 2 में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ कह दिए कुछ और, यहाँ कुछ और कह दिए तो ये कमेटी तो नहीं मानेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पे कह दिए कि मैंने पोस्ट वाइज कटअप दिया है, तो एग्ज़ाम लेवल वाइज क्यों? वीडियो बना है या नहीं बनाया है? 13, मैंने बोला कि 13 पोस्ट है और 7 लेवल है, तो 13 पोस्ट को 7 लेवल में कैसे सीमित करेंगे, वो CBT 2 में ये भी एक सवाल था। और जो मैं पहले भी बोला हूँ कि ये थोड़ा कंट्राडिक्शन है कि अगर आपने पोस्ट वाइज कटअप यहीं से दे दिया है और यहाँ से पोस्ट वाइज कटअप तो देना कोई गुनाह नहीं था, लेकिन पोस्ट वाइज के आधार पे बाकी लोगों को डिसलेक्ट कर दिया, मेरिट यूज कर लिए, तब CBT 2 में आप लेवल वाइज एग्ज़ाम कैसे ले पाएंगे? एक का कटअप 80 है, दूसरे का 90 है और तीसरे का कटअप 70 है, और ये तीनों को एक ही लेवल में कैसे पोस्ट देंगे, ये भी एक इशू था। तो कहते हैं कि यूट्यूब पे कुछ डिस्कस नहीं होता, केवल गलत चीज़ें बताई जाती है। तो सारा चीज़ें डिस्कस किया हुआ है कि 70 वाला को 90 के साथ नहीं बैठा सकते और 90 वाला को 70 के साथ नहीं बैठा सकते। वो भी कब? जब आपने CBT 1 में ही पोस्ट प्रायोरिटी का इवैल्यूएशन कर लिया और CBT 2 में कह रहे हैं कि 70 वालों को भी 90 वाला पोस्ट देंगे। ये गड़बड़ था, डिस्कस हुआ नहीं हुआ। चलिए आप समझिएगा, चैनल पे जो जानते हैं उन्हें पता है। उसके बाद अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन है कि कैंडिडेट जो है वो अपना ईमेल आईडी से rrbcommittee@railnet.gov.in पे अपनी सजेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सजेशन सेंड कर सकते हैं। कब तक? इसकी डेट आपने ऊपर ही देखा था, 16 फरवरी 2021 तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद की कहानी है, कहता है कि चेयरपर्सन जो है कमेटी के, जो हाई कमेटी होंगे, वो क्या करेंगे? सारा रिसीव करेंगे ग्रीवांस को, यानी आपकी परवाद जिसको बोलते हैं, आपकी शिकायत को कैंडिडेट थ्रो देयर एगेंस्टिंग चैनल कंपाइल द ग्रीवांस। सभी ग्रीवांस को एक कंपाइल करेंगे। अगर एक जैसा सवाल रहा तो सबको एक ही सवाल में ले लेंगे, अलग रहा तो अलग अलग ले लेंगे। यानी ये होता है कैटेगरी। मान लिया आपने बोल दिया कि एक कैंडिडेट एक रोल नंबर या एक रिजल्ट, तो सभी एक जैसा जो होगा, एक कैंडिडेट को एक साथ, रिजल्ट को एक साथ, एक एक कर करके एक ऐसा लिस्ट बनाया जाए जिससे कम समय में कम जगह में अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाए। यानी एक जैसे प्रश्न को एक साथ करना और सारी चीज़ों को, सारे प्रश्न को भी एक साथ करना। उसको क्या कौन करेंगे? जो चेयरपर्सन होंगे वहाँ के, उन्होंने सेंड कर देना है कमेटी को। कमेटी क्या करेगा? 3 वीक टाइम है, 16/2/22 से, और सबमिट देयर कंसर्न द कमिटी एंड एग्जामिंग देयर कंसर्न विल सबमिट रिकमेंडेशन बाई 4/3/2022। यानी यही मैं कह रहा हूँ, 4 मार्च तक आपका परीक्षा नहीं होगा। और इसके बाद क्या होगा? अगर 4 मार्च के रिकमेंडेशन आता है, अगर इसी दिन फैसला भी हो जाता है, मान लेते हो सकता है इसके बाद भी जाए, लेकिन अगर इसी दिन भी हो जाएगा तो क्या होगा? इसके बाद भी आपको परीक्षा के लिए 15 से 30 दिन तो देना ही पड़ेगा, और एटलीस्ट तो 10 दिन वो वाला भी जाएगा आपका, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला टाइम है। यानी यहाँ के बाद भी, यानी मार्च के लास्ट या अप्रैल से पहले अब परीक्षा संभव नहीं है। हम डिस्कस करते हैं जो पॉइंट है उसके आधार पे, ना किसी की भावनाओं पे। अब इसके लिए कह रहा है कि इन दी एबव द व्यू, जो एबव व्यू था इसके आधार पर 15 तारीख के जो रिजल्ट आया था फर्स्ट स्टेज CBT का, वो 15 तारीख से CBT 2 होने वाली थी फरवरी को, जो 23 तारीख से पोस्टपोन्ड हो गया है वो भी। और ये RRC ग्रुप डी भी पोस्टपोन्ड हो गया है। तो RRC ग्रुप डी के लिए कोई बात ऊपर नहीं हुआ है कि उसके लिए कौन सी कमेटी बनेगी, कौन सी एग्जामिनेशन करेगा। हालांकि मैं कहता हूं कि यहाँ पे जब लिख रहे हैं कि RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, ये पता है, तो यहाँ भी एक कमेटी में, यहाँ भी एक इसको रोल में ले लेना चाहिए था कि जो ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी होगा। यहाँ पे तो केवल कह रहे हैं कि CBT 1 रिजल्ट का ग्रीवांस है, और नीचे में लिखा हुआ है कि CBT आपका ग्रुप डी का है। हो सकता है अभी वेबसाइट पे और क्लियर आएगा, अभी जल्दबाजी है थोड़ा कहना। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अब उसको हम छोड़ देते हैं। अब हम अपनी एनालिसिस पे चलते हैं कि अब ऐसा हुआ तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकती है?
आपने तो देख लिया होगा, सामने दिख रहा होगा सेम रिजल्ट, कोई बदलाव नहीं। अगर ठीक है, अगर कोई बदलाव नहीं होना होता तो फिर ये एग्ज़ाम रुकना सही नहीं था, एग्ज़ाम होने देना सही था। जो पास है उनका कैंडिडेट का टाइम वेस्ट हो रहा है। यानी सेम रिजल्ट वाला पॉसिबिलिटी हम मानते हैं कि 0 से 0.1% वाला है। मतलब हम बात किए थे ना 99.999 वाला, तो ये 0 से 0.1% वाला है। अब ये कहानी गई कि सेम रिजल्ट रहेगा, लेकिन रेलवे है, हमने शुरू से बोलते आया है कि रेलवे जहाँ से हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे वहाँ से सोचना शुरू करता है। तो इसलिए अभी छोटे लोगों की छोटी बात ही रहने दे, बड़ी चीज़ नहीं करें। लेकिन अभी हाँ, सेम रिजल्ट के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद दूसरा रिवाइज रिजल्ट। रिवाइज रिजल्ट एकदम बिल्कुल मोस्ट पॉसिबल है, चाहे जिस टर्म में हो। क्या क्या रिवाइज रिजल्ट का टर्म हो सकता है, इसको आप एक ग्राफ में ले लें। मैं ग्राफ में ले लेता हूँ। एक तो आपका CBT 1 का कट ऑफ से लिया जा सकता है, दूसरा किससे लिया जा सकता है, CBT 2 के पैटर्न से। दोनों साइड से लिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप इतना उत्साहित नहीं हो जाएं कि कट ऑफ ही एक महत्वपूर्ण है, CBT 2 भी महत्वपूर्ण है। CBT 2 कैसे होगा, अब ये भी एग्जामिन होगा। CBT 2 के मेथोलॉजी पे भी डिस्कस होगा और उसमें भी आएगी। अब कट ऑफ से क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी CBT से, उसको हम 3, 4, 5 में आपको कवर करते हैं। पहला है कि लेवल वाइज कट ऑफ दे दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, लेवल वाइज कट ऑफ दे दे। लेवल वाइज कट ऑफ दिया जाएगा तो क्या हो सकता है, इसको भी आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, छोड़िएगा नहीं। लेवल वाइज कट ऑफ होता है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब पोस्ट वाइज कट ऑफ दिया और पोस्ट वाइज हुआ कट ऑफ और मल्टीपल एग्जाम पास, एक मतलब एक कैंडिडेट मल्टीपल लेवल में पास हुए, तो यहाँ अगर पोस्ट वाइज कट ऑफ दे देगा, यानी लेवल वाइज कट ऑफ दे देगा, 1 मिनट, पोस्ट नहीं, लेवल वाइज कट ऑफ दे देगा, तो कैंडिडेट 3.84 से बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरे 7 लाख नहीं होंगे। कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, रोल नंबर की नहीं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जब लेवल वाइज कट ऑफ देंगे तो 5 लेवल का ही कट ऑफ आएगा और 1 लेवल का कॉमन कट ऑफ हो जाएगा। और कॉमन कट ऑफ से ये संख्या बढ़ सकती है, कितनी बढ़ेगी एनालिसिस में पता चलेगा, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हमें लगता है कम ही है। लेवल वाइज कट ऑफ देना भी अच्छा नहीं है। अगर लेवल वाइज कट ऑफ दिया तो CBT 2 आसान हो जाएगा कराना, क्योंकि लेवल में अगर कोई कैंडिडेट एक कैटेगरी के लिए अपना क्वालिफाई कर रहा है तो उसके सारे पोस्ट के लिए CBT 2 में एलिजिबल हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो हम छोटे लोगों ने आपको बताने की कोशिश किया है। रेलवे अभी चेयरपर्सन का जो रिजल्ट कमेटी आएगा वो डिटेल में बताएगा। चलिए, दूसरा है पोस्ट वाइज कट ऑफ। पोस्ट वाइज कट ऑफ, इस पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। पोस्ट वाइज कट ऑफ, एक स्टूडेंट एक रिजल्ट। अब कहिएगा कि कैसे, तो मैं यहाँ पे कह दूँ सिंपल सी बात। दोनों चीज़ों को यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, जब कट ऑफ बनाना ही बहुत खेला नहीं है। कट ऑफ बना, 1 मिनट इसको भगाओ। कट ऑफ बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है CBT 2 का कैसे प्रोसेस हो। ध्यान दीजिएगा, CBT 2 की कैसे प्रोसेस हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब लेवल वाइज पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगी, यानी पोस्ट वाइज कैंडिडेट एक कैंडिडेट होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं देता हूँ, एक कैंडिडेट ने ला लिया 95 और हाईएस्ट कट ऑफ 95 ही गया है। एक कैंडिडेट का पोस्ट प्रायोरिटी 1 पे है स्टेशन मास्टर मान लेते हैं, 2 पे है GD और 3 पे आपका कोई क्लर्क वाला पोस्ट है मान लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, कोई ऐसा नहीं हो सकता। अब ये देखिए, कैंडिडेट पोस्ट प्रायोरिटी तीनों सर्च किया है, जो हमने शुरू से वीडियो में बताते आए हैं, आज नहीं, जब CBT 1 का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ तब से, कि जब ऐसा कट ऑफ होगा तो होता क्या है। जब 95 जो लाया उसने फर्स्ट प्रायोरिटी में SM में सेलेक्ट हो गया, CBT 1 की बात कर रहे हैं। अब CBT 1 में सेलेक्ट हो गया, इसकी रोल नंबर बाकी गुड गार्ड्स और क्लर्क के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। यानी एक जगह ये क्वालिफाई हो गया, जितने पोस्ट इसने अप्लाई किया है सबके लिए एलिजिबल है, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है SM लेवल पे, तो यहाँ से ब्लॉक हो गया। उसके बाद नीचे कितनी भी आए उसको रोल नंबर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी एक स्टूडेंट 1 रिजल्ट यहाँ से हो गया। लेकिन अगर इसी में कोई कहे कि ये कैंडिडेट उससे कम नंबर लाया और वो लाया 80,
तो 80 और इसका कट ऑफ गया है 95 मान लेते हैं एसएम का, तो इस पोस्ट के लिए तो जाएगा नहीं। जीडी में अगर इसकी कट ऑफ गई है 85, इसमें तो जाएगा नहीं। क्लर्क में अगर गया है 75 या 80 या 78 या 79, तो इस वाला से क्वालिफाई कर जाए, यानी एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए कवर कर जाए। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है CBT 2 की। CBT 2 के लिए यानी एक कैंडिडेट एक रिजल्ट तो आएगा, तो 7 लाख एक्चुअल कैंडिडेट होंगे, ये तो सबको पता है 7 लाख कैंडिडेट एक्चुअल होंगे। लेकिन CBT 2 में उसकी एलिजिबिलिटी अगर 5 लेवल की एग्ज़ाम हुई तो वो 5 जगह भी हो सकता है, 3 जगह भी हो सकता है, 2 जगह भी हो सकता है। तो एक्चुअल जो RRB को एग्ज़ाम लेना पड़ेगा वो 7 लाख कैंडिडेट से नहीं बढ़ के हो सकता है कि 14 से 15 लाख भी हो जाए, 18 लाख भी हो जाए एक्चुअल, क्योंकि एक दिन में जो CBT वो होगा उसमें भी वो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में भी हो जाएगा। और यही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि CBT 2 5 दिन नहीं चला के 8-9 दिन चला दिया जाए, रोल नंबर भी सबका सम्मिलित हो जाएगा, 7 लाख कैंडिडेट भी हो जाएंगे और CBT 2 में एग्ज़ाम भी हो जाएगा और कोई कंट्राडिक्शन किसी को नहीं रहेगा। बस एक दिक्कत होगी RRB को कि ज़्यादा दिन एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, 15-16 जितने लाख कैंडिडेट जितने बन जाएंगे, जितने मतलब उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी। हर लोग हर पोस्ट को अप्लाई नहीं किए होंगे। और ये वीडियो इस चैनल पे कम से कम हम कहें कि 3 से 4 बार बना के आपको बता दिए हैं कि ये होना ही था, एक्चुअल यही होना चाहिए था कि एक स्टूडेंट एक रिजल्ट यानी कट ऑफ एक पार किया तो CBT 2 में एलिजिबल हो जाएगा। एलिजिबल किसके लिए अनुसार पे होगा, कट ऑफ तो उसने क्रॉस कर दिया कोई भी पोस्ट का, अब उसकी एलिजिबिलिटी किसके आधार पे होगी, तो एलिजिबिलिटी उसकी किसके आधार पे होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे और पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार से। कट ऑफ तो पार ही कर लिया पहले ही, उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट का वो है, तो ग्रेजुएट वाले जितने पोस्ट को देगा और +10+2 वाला भी पोस्ट प्रायोरिटी दिया है तो वो का भी देगा। यानी सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी हमें लगता है रिजल्ट ये है और यही रिजल्ट आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, एक और कंडीशन RRB इंट्रोड्यूस करता है, पोस्ट वाइज कट ऑफ हो सकता है। साथ में ये लेवल लगा दे कि CBT 2 2 ही लेवल हम लेंगे, एक तो 10+2 के लिए और एक ग्रेजुएशन लेवल के लिए, यानी 2 एग्ज़ाम हो जाए यहाँ पे ग्रेजुएशन और 10+2 के लिए। इस कंडीशन में भी एक कंडीशन अगर 4 वाला कंडीशन अप्लाई करता है तब तो बढ़िया है कि एक कैंडिडेट एक स्टूडेंट एक रिजल्ट, ये अप्लाई करके CBT 2 को उसी तरीके से ले लिया जाए जिस तरीके से लेवल बाई हो जाए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि कुछ कैंडिडेट लेवल 2 में भी चले जाएंगे और कुछ कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन में भी चले जाएंगे, दोनों में चले जाएंगे। तो यहाँ 7 लाख एक्चुअल कैंडिडेट ना होके जो आपकी कंडीशन नंबर 4 में थी, मान लिए कि 15 से 20 लाख कैंडिडेट, इसके बीच में कहीं 7-8 लाख 7 लाख से 12-13 लाख के बीच में कैंडिडेट हो जाएंगे, यानी ग्रेजुएशन में भी हो जाएंगे और इसमें भी हो जाएंगे। और जब CBT 2 का रिजल्ट आएगा तो वो पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से एवोल्यूशन कर दिया जाए। ये सारी 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन के अलावा नहीं बनता कोई कंडीशन। अगर इस पे विचार होता है तो सबके लिए अच्छा होगा और मैं 4 नंबर के फेवर में हूँ कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, CBT 2 5 लेवल का जैसा नोटिस में लिखा हुआ है वैसा ही होना चाहिए। अगर कोई बदलाव नोटिस में नहीं चेंज करना है तो 4 नंबर सबसे सूटेबल है। और साथ में उसको जो 4 नंबर का रिजल्ट आएगा, CBT 2 का रिजल्ट आएगा, वहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं RRB की बचेगी, ना कैंडिडेट की बचेगी। थैंक यू, धन्यवाद।